बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर बहरानों का शिकार, किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं और ना ही कोई बेहतरी आने के इम्कानात हैं। उसकी वजह यह है कि जाली निज़ाम है और उस जाली निज़ाम को बचाने के लिए फिस्तायत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। लाकानूनीयत है और गैर आइनी गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। झूठे बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अभी कुछ खबरें आपके साथ रखता हूँ, 5-7 खबरें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त मौजूदा हुक्मरानों का हाल क्या है। तो इस वक्त फिस्ताई रजीम है, वो हर तरफ से शिकस्त खुर्दा है और उनको अभी तक किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं मिली, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ। और यह भी जो डी चौक वाला धरना हुआ है, उसमें जैसे ज़िले शाह लाहौर में शहीद हुए और पुलिस ने उनको मुबैना तौर पर कुचल दिया और उनका मुकदमा भी जो दर्ज किया गया वो भी इमरान खान साहब पे कातिलाना उनके कत्ल का मुकदमा भी ज़िले शाह का इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे दर्ज किया गया था। इसी तरीके से अब इस्लामाबाद में कांस्टेबल हैं अब्दुल हमीद शाह, उनके कत्ल का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और ये इमरान खान, अली अमीन गंडापुर और आजम खान सवाती साहब के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे में बैरिस्टर सैफ को भी शामिल कर लिया गया, उमर अयूब को भी, आमिर मुगल को भी और 500 नामालूम अफराद को नामजद कर दिया गया है। और मुकदमे में इक़दाम कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी समेत 12 दफात शामिल कर दी गई हैं। और आमिर मुगल ने शुरका के साथ मिलकर कांस्टेबल अब्दुल हमीद को जबरदस्ती पकड़ा और उनको लातों, मुक्कों, डंडों, पत्थरों से तशद्दुद का निशाना बनाया। आमिर मुगल और साथी पुलिस पर फायरिंग करते हुए अब्दुल हमीद को अगवा करके ले गए और मुल्जिमान अब्दुल हमीद को बुढ़ाना लिंक रोड पर बेहोशी और जख्मी हालत में छोड़कर फरार हो गए और ये एक मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उसमें मुबैना तौर पर उनके बेटे की ऑडियो भी आ चुकी है और फिर उनके बेटे ने एक और जर्नलिस्ट के साथ रब्ता भी किया, मुलाकात भी की, बातचीत भी की और उसमें भी उन्होंने बता दिया कि उनके वालिद साहब जो हैं वो आंसू गैस की शिद्दत के बायस जो है उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, जिसकी वजह से उनकी वफात हुई है। और इस सिलसिले में उनकी एक ऑडियो 4-5 मिनट की है, जो ऑडियो है वो भी मौजूद है। तो ये सिचुएशन है। तो अब उनके कत्ल का मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया। इमरान खान जो कि इस वक्त जेल में है, अली अमीन गंडापुर जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, आजम सवाती जो कि ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, आमिर मुगल और सब पे, उमर अयूब साहब पे भी। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हकीकत हाल, ज़मीनी हकाइक क्या हैं। जबकि दूसरी जानिब एक और भी मुकदमा है और वो भी इसी तरीके से दर्ज किया गया है, जिसका कोई सर पैर नहीं। और वो है जनाब, आपको याद होगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब को गिरफ्तार किया गया था, फौज ने अपनी तहवील में लिया था और सिटी टॉप से सिलसिला शुरू हुआ था। उसके बाद फिर एक डिप्टी सुप्रीटेंडेंट मोहम्मद अकरम को उठा लिया गया था और वो भी उनकी सरकारी रिहाइश का अडयाला जेल के अंदर से, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल की रिहाइश का होती है, वहां से उठाया गया और उनका पिशावर हाई कोर्ट में रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच जो है, लाहौर हाई कोर्ट का पिंडी बेंच, उनकी एडवोकेट है ईमान मजारी, वो उनकी बाजियाबी के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। कई समातें हो चुकी हैं लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल रहा था और डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को उठाया इसलिए गया था कि उनसे स्टेटमेंट लिया जाए कि जनाब आप ये सिर्फ इतना बयान दे दें कि आप इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के दरमियान राबते का काम करते थे और आप इमरान खान को पैगाम पहुंचाते थे जनरल फैज़ हमीद का। तो उन्होंने, जाहिर है ऐसा कोई होता तो वो ज़रूर करते। उनको उठाया भी गया, उनको पीटा भी गया, उनको मारा भी गया, जो कुछ भी उनके साथ सलूक किया गया वो एक मौजूद है। फिर उनके घर पे रेड किया गया, उनकी अहलिया बता चुकी हैं, हाई कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दे चुकी हैं कि उनके साथ किस किस्म के उनके साथ ज्यादतियां की गई, उनके घर में रेड किया गया, उनके शोहर के मोबाइल का पूछा गया, इस तरीके से बहुत सारा कुछ किया गया। वो सारी चीजें रिपोर्ट हो चुकी हैं लेकिन उनका आता पता नहीं चल रहा था और अल्टीमेटली मसला यही था कि किसी भी तरीके से मोहम्मद अकरम साहब बता दें और जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के ताल्लुक को जोड़ के, और एक बड़ा स्क्रिप्ट कहा गया था, ये कू हो रहा था यहाँ आसम मुनीर साहब के खिलाफ, इस तरह के मामला जो थे वो जोड़ने की कोशिश की गई। फिर ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चला ही जनरल फैज़ हमीद रहे हैं, लेकिन अब पता चला, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने के बाद अब पता चला है
کہ محمد اکرم صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن کا ایک مقدمہ ہے، شیخوپورہ کے شہری نے درج کیا ہے، لہٰذا اب ریکارڈ پہ یہ چیزیں لائی جا رہی ہیں کہ جناب محمد اکرم جو ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، وہ تو اینٹی کرپشن کے حراست میں ہیں اور ریمانڈ پر ہیں، یہ بھی بتا دیا گیا۔ اب ان کے اکرم نے میرے بیٹے کی نوکری کے لیے 10 لاکھ روپے رشوت لی، یہ ان پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شیخوپورہ کے کوئی شہری ہیں، مدعی ہیں ثناء اللہ، تو مختلف دفعات لگائی گئی ہیں۔ اور اس طریقے سے اب ان کی اہلیہ اور ان کی جو فیملی ہے، انہوں نے کہا جی آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ محمد اکرم کدھر ہیں، اور ہمیں بھی آج تک نہیں پتا کہ یہ کون سا مقدمہ ہے اور کیسے ہے۔ لیکن ظاہر ہے جی جس طریقے سے احمد فرحاد کو اٹھایا گیا تھا، شاعر ہیں، ان کو اٹھایا گیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیابی کا حکم دیا، اور ان کی وکیل بھی آئی تھنک ایمان مزاری صاحبہ تھی، جب ان کی بازیابی کا آیا تو ان کو مقبوضہ کشمیر میں حوالے کر دیا پولیس کے کہ جی وہاں پہ ان کے خلاف مقدمہ ہے اور دہشت گردی کے مقدمات تھے۔ اب وہ واپس منظر عام پہ آ چکے ہیں، اور انہوں نے آ کے بتایا میں تو جناب ہمارے دوستوں کی تحویل میں تھا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تحویل میں تھا، انہوں نے بتا دیا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اور یہ ہے محمد اکرم کی کہانی۔ کہاں جنرل فیض حمید کا سلسلہ شروع ہوا، سٹی ٹاپ سے لے کر کے 9 مئی، اور 9 مئی سے لے کے گئے عمران خان اور جنرل فیض حمید اور پتہ نہیں کون کون سے لوگ تھے، وہ ایک بہت ہی بڑا کو ہونے جا رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا طریقہ استعمال کیا جا چکا ہے، لیکن کچھ نہیں مل رہا۔ تو بہرحال یہ پشیمانیاں ہیں اور پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب آتے ہیں شہباز شریف صاحب نے ایک گفتگو فرمائی ہے، اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھرپور قسم کا جواب دیا اور انہوں نے کہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہ مینڈیٹ چور اقتدار میں بٹھائے جائیں تو انہیں بوٹ چاٹ کر چٹخارے لینے اور بے مغز بیانات داغنے کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ گینگ آف 3 کا دم چھلا وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر وفاق کی جڑیں کھودنے، صوبائیت اور لسانیت کی آگ بھڑکانے اور عوام پر مظالم ڈھانے میں مصروف ہے۔ پچھلے 2.5 سال سے ملک اس کے آقاؤں کے قبضے میں ہے، مگر مجال ہے جو زبان سے جوتے چمکانے کے علاوہ انہیں کسی بھی اور کام پر توجہ دینے کی توفیق ہو۔ شرم نام کی کوئی شے اس میں نہیں ہے، اور سازش کے راگ الاپنے کی بجائے آئینے کا سامنا کرنے اور ڈوب مرنے میں عافیت تلاش کرتے ہیں۔ یہ قوم کا بچہ جانتا ہے کہ میاں مرحوم کے نمونے جب بھی ایوانوں تک پہنچے، کسی کی گود، کسی کی سواری اور عوام کے ووٹ پر نقب زنی کے ذریعے ہی پہنچے۔ 2014 میں ان کے ہاتھ دھاندلی سے رنگے ہوئے تھے، اور محض اپنی نوکری پکی کرنے کے عوض جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کے سیاسی لونڈے آئین، قانون اور جمہوریت دفن کر کے ایکسٹینشن مافیا کے ساتھ نوکریوں میں توسیع کا دھندا چلاتے ہیں۔ عوام گینگ آف 3 اور ان کے دم چھلے کے مابین ناپاک گٹھ جوڑ کو مسترد کر کے آئین، جمہوریت، آزاد عدلیہ اور اپنے حقوق کے لیے میدان میں نکل چکے ہیں۔ بیلٹ پیپرز کے ذریعے عبرتناک شکست کے بعد اب مینڈیٹ چوروں کے اس کنسورشیم کے ہاتھوں آئین اور پاکستان کا مستقبل بچانے کا پختہ عزم کیے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے کروڑوں عوام تمام پاکستانیوں کے ساتھ مل کر ان مجرموں سے اپنے سینوں پر لگائے گئے زخموں کا پورا حساب لیں گے۔ پرامن احتجاج نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ حماد اظہر کی قیادت میں پنجاب کی تنظیم کی جانب سے حتمی شیڈول کی تیاری کے بعد جامع لائحہ عمل کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور چیری بلاسم پنجاب کی ڈاکو رانی کے ساتھ مل کر اپنے انجام کے حوالے سے منصوبہ بندی بروقت مکمل کر لے۔ فرار کی راہوں پر اس مرتبہ جنرل باجوہ کے نہ ہی عوام کے پہرے ہوں گے۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک سخت ترین اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں جی کچھ خبریں جو کہ دانستہ طور پر پھیلائی جا رہی ہیں، اور وہ خبریں ہیں کہ آئینی ترامیم کے معاملے میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور حکومت کے مابین معاملہ تہہ پا گئے۔ تو یہ خبر 100% غلط ہے اور اس میں کوئی صداقت نہیں، اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی جماعت کے متعدد رہنما نے فوراً آ کر اس بات کی تردید کی۔ راشد سومرو صاحب آئے، انہوں نے اس کی تردید کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ 100% جھوٹ ہے، اور ایوان صدر میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے
किसी किस्म ने, ना ही मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई गारंटी नहीं दी, किसी किस्म की हामी नहीं भरी आईनी तरामीम के हवाले से, और ना ही हमारा कोई इरादा है, क्योंकि जो आईनी तरामीम हमें दिखाई गई हैं वो ना ही जमहूरी हैं और ना ही बुनियादी इंसानी हकूक के ऐन मुताबिक हैं। लिहाजा ऐसी किसी भी जालिमाना कार्रवाई का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। वोट तो बहुत दूर की बात है, हम इसको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। ये सारी सूरत हाल आ चुकी है जनाब सामने। जबकि दूसरी जानिब चौधरी फवाद हुसैन साहब ने भी इसके बारे में कहा है कि जो उन्हें दिखाई गई थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने जो तजवीज़ दी है वो यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें जो सीनियर मोस्ट जजेस का होगा, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हाफिज हमदुल्ला साहब ने JUI की तरफ से कहा है कि हम आइन में इस्लाहात के ख्वाह हैं, मगर इस्लाहात के नाम पर अवाम और रियासत दुश्मन आइनी तरामीम का हिस्सा बने हैं, न कभी बनेंगे, और अवाम और रियासत का मफाद अव्वलीन तरजीह है। इन पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इस्लाम के नाम पर मारज़ वजूद में आने वाला ममलकत इस्लामी निज़ाम के इस निज़ाम के लिए तरस रहा है। तो ये बात वाज़ेह तौर पर उन्होंने कर दी है जहाँ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने 2 और 2 4 की तरह। इसलिए इस बात का कोई चांस नहीं है कि इनके पास नंबर्स या इनके पास कोई बातचीत हो गई है मौलाना से। लिहाजा ये एक ब्लफ था जो कि किया जा रहा है, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है, इससे ज़्यादा और इसमें हकीकत नहीं। जबकि दूसरी जानिब जी सिंध बार कौंसिल जो है वो भी आइनी तरामीम का जो मुजव्वज़ा ड्राफ्ट ज़ेरे गर्दिश है उसको मुस्तरद कर चुकी है, और आइनी अदालत जिस तरीके से बनाई जा रही है, गैर आइनी अदालत बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको भी सिंध बार कौंसिल ने रिजेक्ट कर दिया है 100%। और ये जो मुसवदा जो पाकिस्तान बार कौंसिल जो कि सरकारी वकला पर मुश्तमिल है, जो सरकारी वकला ने एक मुसवदा अप्रूव किया है, उस अप्रूव्ड मुसवदे को भी वकला तंजीमें, वकला बार एसोसिएशंस ने मुस्तरद कर दी हैं जी, वो भी जो कि सरकारी वकला का मंजूर शुदा मुसवदा है, वो किसी भी सूरत में वकला ने कहा है कि हमें ये कबूल नहीं। बार एसोसिएशन ने, बार काउंसिल ने, और ये पूरे मुल्क की बार काउंसिल इस तरफ जा रही हैं। एक और खबर जी वो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस और मुजव्वज़ा आइनी पैकेज के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार की दरखास्त समात पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं, क्योंकि जो है जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो कि जरदारी साहब ने जारी किया, और इसमें काजी फाइसा साहब को इख्तियार दे दिया दोबारा से, और काजी फाइसा साहब ने उस गैर आइनी ऑर्डिनेंस को पे अमल करते हुए फौरी 1 घंटे के अंदर काम अमल करके उस पे बेंच भी तश्कील दे दिए, जिसपे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस कमेटी में नहीं जा रहे क्योंकि वो गैर आइनी ऑर्डिनेंस समझते हैं कमेटी को भी, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उसमें नहीं है। तो काजी साहब ने उसमें जस्टिस अमीन साहब को बिठाया हुआ है और वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, जबकि और भी दीगर ऑनरेबल जजेस भी उस कमेटी को दुरुस्त नहीं तस्वुर कर रहे, जिसकी वजह से अब पेशावर हाई कोर्ट ने इस पे अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है, और ये नोटिस जारी किया है जी 15 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर को बुला लिया है अटॉर्नी जनरल साहब को, और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और उनके साथ एक और ऑनरेबल जज हैं, ये इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं, जो कि एक अहम डेवलपमेंट मैं समझता हूँ कि हुई है, और देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन फिल वक्त पेशावर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया जी, और पेशावर हाई कोर्ट ने जो पिटीशन आई थी उसको बाकायदा तौर पे उसकी अर्ली हियरिंग करके इस पे नोटिस भी जारी कर दिए, और 15 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। डिवीजन बेंच है जो कि इसको सुन रहा है, और डिवीजन बेंच अब इस बारे में फैसला करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल ये बेंच है। तो फिल वक्त इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।